अश्व मतलब घोड़ा और था मतलब विक्टोरियस। अश्वत्थामा बलिव्यास हाँ हनुमान विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते ते चिरंजीवी। तो कंपटीशन आया था नेशनल ऑथर अवार्ड के लिए, तो मैंने अपनी बुक उसमें नॉमिनी में डाली थी कि क्या पता काम कर जाए। तो उस कंपटीशन 1.5 लाख के समथिंग कुछ बुक्स गई थी और उसमें थाउजेंड्स बुक अपीयर विनर थी। तो जब कृष्णा ने बोला कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मर चुका है, अश्वत्थामा जैसे ऐसी सिचुएशन ये थी कि अश्वत्थामा को नारायण से वापस लेना आता नहीं था। द्रोणाचार्य को वरदान मिला था कि एक पुत्र पैदा होगा एक मणि के साथ। तो जब वो जो अश्वत्थामा का पैदा होता है, बॉर्न होता है, तो उस टाइम पे बादलों में घोड़े के हिनहाट की आवाज़ आती है। जो कल्कि पार्ट 2 के मेकर्स हैं उन्होंने काइंड ऑफ रीच किया बुक पे। तो महाभारत के कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें हीरो लगते हैं, जिनको देख के हमें वॉरियर वाली फीलिंग आती है। पर आज हम उस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे विलन कहा गया है। और 19 साल के एक लड़के ने इस कैरेक्टर के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्लोरी ऑफ अश्वत्थामा। मयंक राजपूत आज हमारे साथ है। थैंक यू भाई हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और भाई पहली बात ये कि 19 साल की एज में कैसे सोच लिया कि यार बुक लिखनी है, ये थॉट कहाँ से आया? मम्मी दादी सबकी घर वालों की कहानियाँ स्टोरी सुनने में पहले से इंटरेस्ट था और एसेस वगैरह लिखने में काफ़ी पहले से इंटरेस्ट था, तो सोचा क्यों ना कुछ लिखा जाए। और एक स्टोरी लिखता गया, वो पता नहीं कैसे बुक का फॉर्म बन गई और आज पब्लिश वगैरह हो गई। मुझे आइडिया नहीं, बट एक काफ़ी मतलब सोच के रखा था कि मतलब डिटरमिनेट नहीं था पहले से ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे बुक ही लिखनी लिखनी स्टोरी है, लिखनी स्टोरीज लिखनी है। ऐसा ऐसा डिटरमाइंड नहीं था कि बुक ही लिखना है। वो लिखता गया, वो मतलब बुक का फॉर्म हो गया। मैं काफ़ी थैंकफुल भी हूँ उस चीज़ के लिए। लोग अर्जुन को, युधिष्ठिर को, पांडव्स को हाँ वॉरियर मानते हैं। कभी भी किसी ने अश्वत्थामा को ग्लोरीफाई नहीं किया है। हालांकि पिछले एक मूवी में किया था कल्कि में, हाँ ठीक है। और उसके बाद मैं आपकी इस बुक में देख रहा हूँ, तो अश्वत्थामा ही क्यों? इतने सारे कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर आप महाभारत के जिसके ऊपर आप बुक लिख सकते थे, अश्वत्थामा ही क्यों? इसका मतलब जब स्टार्टिंग में जब कहानियाँ सुन रहा था मैं, तब दादी ने एक कहानी सुनाई थी कि मतलब चिरंजीवीज हैं अपने मतलब स्क्रिप्चर्स में कि 7 इमॉर्टल्स हैं। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन एक अश्वत्थामा को उन छह से अलग करता है वो इसकी इमॉर्टलिटी, और जो कि उसको फेट से ने उसको कर्ज मिला है। और वो कर्ज बाकियों को नहीं मिला और इससे मिला है, सिर्फ वो ये कर्ज की वजह से इमॉर्टल है। और ये मतलब मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग लगा, क्या पता इसकी कुछ अलग स्टोरी हो, लोगों ने आज इसको एज अ विलन पोर्ट्रे किया लेकिन उसकी कुछ बैक स्टोरी अलग हो, तो जो कि काफ़ी मुझे मिस्टीरियस लगा। उसके चीज़ मतलब रिसर्च की, लिखा, ढूंढा, सब मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़े, तब जाके पता लगा कि मतलब असल ट्रूथ कुछ और ही है और आज के जनरेशन में ट्रूथ कुछ और ही बताया गया है लोगों को। क्या है ट्रूथ? मतलब एज अ उसने रिवेंज के लिए किया था, उसने ये नहीं सोचा था कि मतलब मैं एज अ पार्ट ऑफ वॉर करूंगा। उसने एज ए रिवेंज इस चीज़ को किया था, और जो कि मतलब उसके लिए टर्न आउट हुआ कि एज अ कर्स टर्न आउट हो गया, कृष्णा ने उसको कर्स दे दिया। जैसे आपने 7 चिरंजीवी की बात की ना, तो बचपन में मुझे भी मेरी दादी ने एक श्लोक सिखाया है 7 इमॉर्टल्स के लिए। कहते हैं कि ये श्लोक अगर तुम अपनी जिंदगी में अपना के चलोगे या फिर कहीं भी फंसे हो, तो इन 7 चिरंजीवी को याद करना, तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो श्लोक है कि अश्वत्थामा बलिव्यास हनुमान विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते ते चिरंजीवी। मतलब इन 7 चिरंजीवी को जब आप याद करते हो तो वो आपकी रक्षा करते हैं। तो मेरे लिए भी पहले से ये क्वेश्चन था कि यार दादी मुझे सिखा रही है ऐसा कि इन 7 लोगों को अगर आप याद करते हो, ये श्लोक, ये मंत्र अगर आप बोलते हो, तो वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। तो महाभारत में क्यों अश्वत्थामा को पूरा विलन के रूप में दिखाया गया है? जो वो स्टोरी बता सकते हो आप, क्या थी वो स्टोरी? जब युद्ध चल रहा था और जब द्रोणाचार्य ने काफी मतलब हाहाकार मचा रखा था युद्ध में, तब कृष्णा ने सोचा कि अगर द्रोणाचार्य को रोका नहीं जाएगा तो मतलब द्रोणाचार्य युद्ध खत्म कर देंगे। तो कृष्णा चाल चलते कि पहले अर्जुन को बोलते कि उनके ऊपर वार करो, लेकिन अर्जुन एज अ गुरु टीचर पे वार करना नहीं चाहते, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने भीम को बोला, तो भीम को ये बोला गया कि द्रोणाचार्य वार को, लेकिन उन्होंने मना कर।
तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि जो हाथी था उसका नाम भी अश्वत्थामा था। तो उन्होंने बोला कि तू इस हाथी को मार डाल और हम पूरे वॉर में घोषित कर देंगे कि जो मरा है वो अश्वत्थामा है। तो एज अ सबको पता है कि भीम के पास 10 हाथियों की ताकत थी, तो उसने हाथी को मार दिया और जब पता चला कृष्ण को हाथी मर चुका है तो उसने पूरे वॉर में फैला दिया कि अश्वत्थामा मर गया। तो जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली कि अश्वत्थामा मर गया तो पहले उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो जब कृष्ण ने बोला कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मर चुका है, अश्वत्थामा यथोयथी, तब वो बोलते कि अगर ये चीज़ युधिष्ठिर मुझे बता दे, क्योंकि युधिष्ठिर ने अब जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, तो बोला युधिष्ठिर अगर मुझे चीज़ बता दे तो मैं मान जाऊंगा। तो कृष्णा जी को क्लिक किया कि युधिष्ठिर झूठ बोलेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जब युधिष्ठिर लेकिन बोले कि अश्वत्थामा मरा गया, लेकिन वो आपका पुत्र नहीं, आप हाथी था, जब लेकिन के बाद हम शंख बजा देंगे। तो जब युधिष्ठिर बोलता है कि हाँ गुरु, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वो आपका पुत्र नहीं हाथी है, जब लेकिन बोलते तो कृष्णा जी सबको आदेश देते कि शंख बजा दो। तो शंखनाद के पीछे वो आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है, तो उसकी वजह से द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग देते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। तो उसी टाइम पे अर्जुन अपने बाणों से उनका वध कर देते हैं। तो ये बेसिक स्टोरी थी। फिर उसके बाद जब पता चलता अश्वत्थामा को इन्होंने चीटिंग से मारा है मेरे पिता को, तो वो सोचते कि अगर सामने वाले पक्ष जब चीटिंग कर रहे हैं तो मैं क्यों ना। तो एक रूल हुआ करता था कि सूर्यास्त के बाद कोई वॉर करेगा नहीं, लड़ाई रोक दी जाएगी। तो उसने पांडवों के शय में घुस के 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया। सोचा कि ये 5 पांडव ही लेटे हैं, लेकिन जब बाद में जब पता चला अर्जुन को कि उसने मेरे पुत्रों को मारा है, तो अर्जुन ने गुस्से में आके अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तो उसको काउंटर करने के लिए अश्वत्थामा नारायण अस्त्र निकाल लेते हैं। तो जब कृष्ण को पता चलता है कि अगर ये चीज़ हुई तो धरती में प्रलय आ जाएगा, तो अश्वत्थामा को बोलते कि अपना नारायण अस्त्र वापस ले लो, और अर्जुन को बोलते कि अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। लेकिन सिचुएशन ये थी कि अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र वापस लेना आता नहीं था, उसे चलाना आता था। तो लेकिन अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, तो उसे आदेश दिया गया कि किसी बेरान जमीन पे छोड़ दो ताकि जो नुकसान हो तो आदमी सह जाए। बट उसने रिवेंज के क्रोध में आके उसने उत्तरा के घर में मार दिया, जब जिसमें राजा परीक्षित पल रहे थे। तो जब ये बात अर्जुन को पता चलती है, अर्जुन कृष्ण को बताते हैं कि वासुदेव इसने मतलब ऐसा गर्भ पे तीर मार दिया है, तो क्या किया जाए। तो वासुदेव बोलते हैं कि मैं अपने इस जीवन के सारे पुण्य मिला के राजा परीक्षित को जीवन में वापस लाता हूँ। लेकिन उसी ऑन द सेम टाइम वो अश्वत्थामा को श्राप भी दे देते हैं कि मतलब तुझे दिक्कत थी अर्जुन से, लेकिन तूने उसके आगे वाली पीढ़ी में मतलब हमला कैसे किया, ये तो बायसनेस हो गया, मतलब फेयर नहीं था। तो उन्होंने जब बोला कि ऐसा हुआ है तो मैं श्राप देता हूँ कि तू इस धरती पे कलयुग के अंत तक घूमेगा, और उस टाइम पे उसकी मणि निकाल लेते हैं। तो ये थी स्टोरी कि जब उसकी मणि निकाल लेगी तो उसे श्राप दे दिएगा कि मतलब कलयुग के अंत तक वो धरती पे घूमता रहेगा। और काफ़ी मानना है कि अश्वत्थामा आज भी कई जगह एनकाउंटर होते हैं, लेकिन किसी के पास परफेक्ट प्रूफ नहीं है कि वो अश्वत्थामा ही है, लेकिन काफ़ी स्क्रिप्चर्स के बेस पे लोग जज कर देते कि हाँ वो अश्वत्थामा ही था। आज जैसे आपने कहा ना कि देखने को मिलते हैं, तो 2022 या 23 में मैं एमपी के एक छोटे से गांव बुरहानपुर जिला है, वहां पर असीरगढ़ करके एक किला है, तो उस किले में गया था। तो वो जो किला है, ऐसा कहा जाता है कि जब सुबह के 4 या 5 बजते या फिर रात के 3 बजते तब अश्वत्थामा वहां पर आते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि वो किला ऐसा है कि पूरा बंद है, पूरा खंडेर है, पर वहां पर एक शिवलिंग है, और उस शिवलिंग की पूजा करने वो कई बार वहां पर आते हैं, और वहां के कई लोगों ने उनको एनकाउंटर किया है। तो कुछ बोलना भूल जाते हैं, कुछ को मेमोरी याद नहीं रहती कि क्या हुआ था कल मेरे साथ। तो अश्वत्थामा जो नाम है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना घोड़े के साथ कनेक्टेड है, अश्व, क्योंकि मैंने बताया ना जो मंत्र मैंने सीखा था, तो उसमें यही अश्वत्थामा, पहले अश्वस्थामा बोलते थे, फिर मुझे सिखाया कि अश्वत्थामा, क्योंकि वो घोड़े से कुछ रिलेटेड है, पर वो पूरा मुझे पता नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि क्या है वो स्टोरी? तो जब द्रोणाचार्य को वरदान मिला था कि एक पुत्र पैदा होगा एक मणि के साथ, तो जब वो अश्वत्थामा का पैदा होता है, बॉर्न होता है, तो उस टाइम पे बादलों में घोड़े के हिनहिनाहट की आवाज़ आती है। तो उस टाइम पे उस स्टोरी के बेसिस पे उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। अश्व मतलब घोड़ा और था मतलब विक्टोरियस, जो कभी हारा ना हो, तो अश्वत्थामा ये उसका नेम का मीनिंग था। तो महाभारत पर आते हैं, जब अश्वत्थामा गुस्सा हो गए
उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर वार कर दिया, और कृष्ण भगवान गुस्सा हो गए तो उन्होंने अश्वत्थामा का मणि निकाल दिया, श्राप दे दिया। तो जब वो मणि निकाल दिया और श्राप दे दिया, और जब वो दर दर भटक रहे थे, तब उसके बाद की कहानी आपको पता है अश्वत्थामा की? हाँ, एक कहानी मतलब ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन एक स्टोरी है कि जब अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई तो मतलब वो पेन में काफ़ी जगह भटक रहे थे कि भाई इतना पेन है और मुझे कलयुग तक जीना है, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। तो अपने मामा कृपाचार्य के पास जा, जो कि एक वन ऑफ द इमॉर्टल्स हैं। तो उन्होंने बोला कि इसका उपाय शायद तेरे गुरु के पास होगा, और उन्होंने अपनी शिक्षा परशुराम के पास से ली थी। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, बोलते कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है, कृष्ण ने मेरी मणि निकाल ली, मुझे कलयुग तक जीने का श्राप दिया है। तो बोला है कि मैं तो मतलब भगवान का दिया हुआ श्राप तो मैं काट नहीं सकता, लेकिन तू एक काम कर सकता है, जितना तू विजडम नॉलेज के पास जितना रहेगा तो तेरा समय भी जल्दी व्यतीत होगा और तुझे पेन कम होगा, दर्द कम होगा। तो बोले इसका उपाय क्या है? तो बोले कि अपने साथ साथ वेद व्यास जी भी एक चिरंजीवी है, तो अगर तू उनके साथ रहेगा, उनके अगर अगल बगल रहेगा तो तुझे पेन कम होगा। तो आज के बाद भी मतलब काफ़ी लोग मानते हैं कि एक साउथ में टेम्पल है, उधर वेद व्यास जी और अश्वत्थामा की मूर्ति बाजू बाजू में बनी हुई है। तो काफ़ी लोग वेद व्यास जी को तो पहचान जाते हैं कि वेद व्यास जी हैं, लेकिन उसके जो साइड में जो मूर्ति है वो अश्वत्थामा की, लेकिन उसको किसी को पता नहीं कि ये कौन है, तो वो एक्चुअली में अश्वत्थामा है। ओके। और एक और क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे कहा है कि भगवान ने कि अगर जब मैं दोबारा जन्म लूंगा कल के अवतार में, ठीक है, और तब तुम मॉर्टल हो जाओगे, हाँ ठीक है, जब तुम आजाद हो जाओगे, सो उस ये इस ड्यूरेशन के लिए कोई पर्पस के लिए भगवान ने उन्हें भी इमॉर्टल रखा हुआ है, तुम्हें लगता है? पर्पस इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। जब श्राप मिला अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा को लगे मैं श्रापित हूँ, और आज भी काफ़ी लोग मानते हैं कि मैं श्रापित हूँ, वो अपने आप को मानते हैं मैं श्रापित हूँ, लोग भी उसे एज अ विलन पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि जब कलयुग में जब काफ़ी हद तक पाप श्राप बढ़ जाएंगे, तो कली एक पैदा, आपने सुना होगा नाम, कली राजा। कली राक्षस आने वाला है। तो वो इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ अकेले भगवान ही उसका सामना नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाकी 7 चिरंजीवियों की भी हेल्प लगेगी। तो एक ये भी पर्पस है कि अश्वत्थामा को चिरंजीवी छोड़ने का। तो चिरंजीवी भी एक अश्वत्थामा एक मेजर रोल प्ले करेंगे उनके चाइल्डहुड से उनको बचाने। ये सब स्क्रिप्चर्स में कि चाइल्डहुड से लेकर जब बड़ा होगा कल की, तो उसको प्रोटेक्ट करने का, उसे बचाने का एक रोल अश्वत्थामा को दिया गया है। ये अच्छा। कंट्रोवर्सी थियरी है, बट अभी श्योर नहीं है, लेकिन ये अपने स्क्रिप्चर्स में इतना उल्लेख दिया गया है। उसे चाइल्डहुड से लेकर उसको बड़ा होने प्रोटेक्ट करने का अश्वत्थामा का रहेगा। हमने मणि की बात की, तो थोड़ा स्टार्टिंग में जाते हैं कि हर इंसान पैदा होता है, जैसे भगवान भी है, भगवान भी पैदा हुए थे नॉर्मल नेचुरल। हाँ, तो अश्वत्थामा ये मणि लेके कैसे पैदा हुआ? तो इसकी स्टोरी भी जब द्रोणाचार्य ने कृपि से शादी की थी, तो उनको काफ़ी टाइम तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तब उन्होंने सोचा कि मतलब मैं इतना फेयर गुरु हूँ, सबको शिक्षित कर रहा हूँ, सबको अस्त्र शस्त्र सिखा रहा हूँ, तो भगवान मेरे से इतना अनफेयर क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की। तब तपस्या में शिव जी खुश होकर उनको बोले कि क्या वर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मतलब आपके इक्विवेलेंट हो, मतलब आप ही का एक ग्रुप हो। बोलते हैं ना कि री इनकारनेशन होता है, कि आप ही का एक फेयर टाइप हो, मतलब जैसे रुद्र क्या बोलते हैं टाइप है हनुमान जी, रुद्र अवतार, तो ऐसा आप ही का अवतार हो। तो उन्होंने बोला कि मैं वरदान देता हूँ कि जो तुझे पुत्र प्राप्ति होगी उसके सिर पे एक मणि होगी, और जो विक्टोरियस रहेगा पूरी जिंदगी भर, जिससे कोई हरा नहीं पाएगा जब तक तो वो खुद ना चाहे हारना। तो इस टाइप से जब अश्वत्थामा पैदा होता था उसके फोरहेड पे मणि द्रोणाचार्य को दिखती है। तो उन्होंने इस क्या बोलते हैं वरदान से मांगा था कि मेरा पुत्र जो पैदा हो वो इतना राइटियस हो, इतना विक्टोरियस हो कि मतलब उसे कोई हरा ना पाए। और ये मणि उसी का सिंबल है कि मतलब वो हमेशा विक्टोरियस ही रहेगा, कभी हारेगा नहीं। अच्छा ही लिख दिया मैंने। उस टाइम पे जब पार्थ को रिवील होता है कि अश्वत्थामा ने मुझे चूज़ किया है, तो ये पार्ट जो था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब अश्वत्थामा खुद उसे बताता है कि तू तेरे नसीब में नहीं था, ये यू आर द चूजन वन, तुझे खुद चूज़ किया गया है इस चीज़ के लिए। और जब उसे पता चलता है कि बैक स्टोरी इसकी ये है, जब अश्वत्थामा उनको अपनी स्टोरीज दिखाता है कि मतलब ये हुआ, और वो बच्चे जब देखते हैं कि भाई इसने ये सब चीज़ें हम लोग एक बार देख रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा तो हर रोज हर युग मतलब इतने सालों से देखता रहा, हर युग से देखता रहा, हर रोज, मतलब उसके लिए कितना पेनफुल होगा। और जब वो रिवील करते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ, अपने आप को ट्रूथ के मतलब रिवील करते हैं कि ये मैं ही हूँ,
ये मेरा सत्य है। तो वो पार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया था और लिखने में काफ़ी जब ठीक था। जब बुक लिखी आपने तब आपको कहीं फील हुआ, क्योंकि मैं ये चीज मानता हूँ कि अगर जैसे एक मूवी आई थी, क्या कहते हैं, नहीं, एक सीरीज आई थी, मूवी नहीं, जो स्कैम 1995, हाँ 1995, ठीक है, जहाँ पर 1995 था, 1992। 1992, तब प्रतीक गांधी से ये सवाल किया था कि जब आप ये कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे तो कहीं आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि वो कैरेक्टर आपके अंदर उतर रहा है, हर्षद मेहता का। तो उसी हिसाब से जब आप ये बुक लिख रहे थे तो आपको कभी ऐसा लगा कि यू आर द चोजन वन, या फिर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो लगा हो आपको कि नहीं मुझे लिखनी चाहिए, आ जाते हैं उसके बाद वो बुक लिखता है? तो आपको लगता है कि जो 19 साल की एज में आपने अपनी बुक लिखी है तो आपने इस कैरेक्टर को या फिर इस बुक को पूरी तरह से जस्टिस दिया है? ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जितना मुझे लगता है कि जितने कैरेक्टर्स मैंने इसमें डाले हैं वो कहीं ना कहीं मेरे ही लाइफ के रिफ्लेक्शन है। ओके। जैसे मेन कैरेक्टर जो पार्थ है, जो डेल्व करते हैं स्टोरी में, वो कहीं ना कहीं मेरी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मुझे भी मिस्ट्रीज जानना, हर चीज़ के पीछे ट्रूथ जानना पसंद है। आजकल के टाइम में कैसे अफवाह उड़ा दी कि भाई ऐसा ऐसा है, आप मान लो। और मानना क्यों है जब आपको स्टोरीज पता ही नहीं है कि उसके पीछे स्टोरी रीजन क्या है, तो उस चीज़ को मानना एक अनफेयर है। तो वही एक कैरेक्टर है जो पार्थ का, जो खुद वो मुझे रिफ्लेक्ट करता है कि उसने भी काफ़ी एंड तक छोड़ा नहीं उसको। या फिर कुछ चीज़ होती है कि भाई ड्रीम होना, स्टोरीज के बाद चीज़ें एक्सपेक्ट करना, रिफ्लेक्शंस दिखने, मम्मी पापा को बताना कि भाई ऐसी चीज़ के पीछे पड़ा हूँ मैं, तो मम्मी लोग को, पापा लोग को बता देने के बाद छोड़ दे इस चीज़ को। बट वो मेरे साथ जैसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि भाई ये मैं ही हूँ। मुझे लिखते टाइम भी लग रहा था कि ये मैं ही लिख रहा हूँ, ये मेरा ही कैरेक्टर है। ओके। और जब आपने ये बुक लिख दी, ठीक है, मैं आपसे ये भी प्रोसेस भी जानना चाहूँगा, क्योंकि 19 साल की एज में मेरे आसपास के किसी भी इंसान ने अभी तक बुक नहीं लिखी है, ठीक है। सो आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग। मेरे अंकल एक मेंटेनेंस मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, और मेरी मम्मी जॉब करती है। मेरे फादर पैरालाइज्ड हैं 2017 में, अगस्त के टाइम में उन्हें पैरालिसिस हो गया था। तो बाय दैट टाइम वो तो पैरालिसिस है, तो मतलब मैं और मेरा भाई, हम दो भाई हैं, और मेरे दो कजिन्स हैं छोटे। तो एक कहीं ना कहीं वो बर्डन मम्मी पे आ गया था 2017 के बाद की। मतलब पापा तो उस कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखा जाए तो मॉडरेट थी, इतना भी नीचे नहीं थी कि हम लोग बहुत ही पुअर लाइन में रह रहे हैं। हाँ। एवरेज लाइन पे, मतलब एवरेज से थोड़ा नीचे हो सकता है, बट उतना भी स्टेबल नहीं थी कि हर चीज़, हर शौक को पूरा कर पाए। और कहीं ना कहीं क्या पता ये बुक भी उसी वजह से मेरे दिमाग में आई हो लिखना, कि भाई कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुझे स्टेबिलिटी या कुछ मिल पाए जिससे मैं अपने साथ अपने घर वालों को स्टेबल कर पाऊँ। मेन थॉट तो यही था कि मतलब अगर बुक चलती है ना चले वो सेकंड नंबर की बात थी, लेकिन मुझे अंदर से था कि अगर लिखने के बाद अगर मेरी फैमिली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है तो वाई नॉट, लिखना बेटर था। हम्म। और इस बुक के बारे में ये जानना चाहूंगा कि आपने इसको पब्लिश कैसे करवाया, क्योंकि ये प्रोसेस भी कई लोगों को नहीं पता होता। हाँ, ये बुक 2-3 मंथ पहले जब मैंने काफ़ी लोगों को पिच किया था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि मतलब स्टोरीज ये है, स्टोरी वो, कॉपीराइट्स आ रहे हैं ये वगैरह, तो सब लोग ने बोला कि अब काम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे था कि क्या पता जो मैंने दिल से लिखा काम कर जाए। तो कंपटीशन आया था नेशनल ऑथर अवार्ड के लिए, तो मैंने अपनी बुक उसमें नॉमिनी में डाली थी कि क्या पता काम कर जाए। तो उस कंपटीशन 1.5 लाख के समथिंग कुछ बुक्स गई थी, और उसमें थाउजेंड्स बुक अपीयर विनर थी। उसमें मेरी बुक का 38 रैंक था। 38 रैंक तो था। उसके बाद मैंने उन लोगों को कांटेक्ट किया कि भाई मुझे पब्लिश करवाना, तो क्या स्टेप्स हो, क्योंकि मैं इस फील्ड में था नहीं पहले, मुझे प्रॉपर प्रोसेस पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई ऐसे लिटरेरी कनेक्ट है, तो उनके पेज में गया, फिर उनसे कांटेक्ट किया मैंने, फिर उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया, स्टेप्स कैसे है, डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, सारी चीज़ उन्होंने बताई, रॉयल्टी वगैरह। तो उनके स्टेप से मुझे फ्री पब्लिशिंग का चांस मिला, बुक पब्लिश हुई। सो आपने कहा कि 1.5 लाख बुक गई थी कंपटीशन में, उसमें से 1,000 जीती, उसमें से आपका रैंक 38 था। क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है कि आप टॉप 100 में आपकी बुक्स आ गई? जॉनरा एक, जो मेरी एज से मैंने इस जॉनरा को टच किया है, जो कि ये काइंड ऑफ आपको हॉरर, थ्रिल और माइथोलॉजी तीनों का मिक्सचर है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, स्टोरी टेलिंग फैक्टर हो सकता है। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे जॉनरा की वजह से शायद
मुझे हेल्प आउट हुआ हो कि मैं बाकी बुक से स्टैंड आउट कर पाऊँ, तो एक फैक्टर हो सकता है ओके। जॉनरे का। और अभी 19 साल की एज में आप क्या कर रहे हो? मैं अभी सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और साथ साथ एज अ स्पोर्ट्स फुटबॉल प्लेयर भी हूँ, ओके। और मतलब काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला है मैंने फुटबॉल, और मैं एयरफोर्स एस्पिरेंट भी हूँ, अच्छा। एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। मेरा पेपर क्लियर हो गया, मेडिकल के लिए अपीयर होना है अभी नेक्स्ट मंथ। वेरी नाइस। तो यही चीज़ है जो मैंने अभी तक 19 केज में यही चल रहा है बेसिक। 19 की एज में पर बहुत अच्छा चल रहा है जिस हिसाब से चल रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया है। और लाइक 19 साल की एज में जब सेकेंड ईयर में मैं था, तो जिस हिसाब से हमारी जर्नी थी, आपने बुक लिख दी है, ठीक है, तो आप कह रहे थे जो चेंजेस चाहिए थे, वो क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में अभी? धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, क्योंकि जब बुक पब्लिश हुई उसके बाद काफ़ी कांटेक्ट मेरे बढ़े, हम्म, काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने कांटेक्ट किया, मेल किए, और एस एक एग्रीमेंट होने वाला है। बता सकते हो उस एग्रीमेंट के बारे में? एक जो कल की पार्ट 2 के मेकर्स हैं, उन्होंने काइंड ऑफ रीच किया बुक पे किसी फ्रेंड के थ्रू मेरे, तो उन्होंने बोला कि 2020-30 में 2029 या 2030 के आसपास एक स्टैंड अलोन मूवी बन रही है अश्वत्थामा के ऊपर। तो कुछ इंस्टेंस है वो इसी बुक से आने वाले, द ग्लोरी ऑफ अश्वत्थामा से। इसी बुक से हाँ, आएंगे? और नेक्स्ट पार्ट भी जो लिखने वाला हूँ, द पार्ट 2 ग्लोरी ऑफ अश्वत्थामा की, उसको एक काफ़ी वैलिडेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके। हाँ, और आपने एक और ऑफ कैमरा बात की थी, जो कौन सी मूवी के बारे में थी, जो जिसके ऊपर आप शायद काम करने वाले हो? परशुराम की मूवी के ऊपर, परशुराम। हाँ उसके ऊपर भी लिखने वाला हूँ, और वो भी काइंड ऑफ एग्रीमेंट डन ही है। ओके। वो जो परशुराम मूवी है वो एनिमेटेड मूवी है, हाँ, जो एनिमेटेड, अभी महाअवतार नरसिम्हा के आएगा। महान अवतार नरसिम्हा का जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आने वाला हाँ, है, उसके ऊपर आप लिखने वाले हो? हाँ अभी स्टोरी उसके ऊपर बिल्डअप शुरू कर दिया मैंने, लिखना स्टार्ट हो गया है। कैसे आप रीच आउट करते हो इतने बड़े डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को? ड्यूरिंग पिचिंग दिस बुक मैंने एक चीज़ तो नोटिस कर ली थी कि एक बार रिजेक्शन आने के बाद बैठना तो फेलियर ही, वो काम नहीं करेगा। आपको सब जगह मेल करने पड़े, कांटेक्ट करने पड़ेंगे। तो वही सबको मेल करता रहा, बुक पिच करता रहा, और बाय द गॉड ग्रेस सिलेक्ट भी हो जाती थी, लेकिन फिर शॉर्ट लिस्ट में निकल जाती थी। तो जिस तरीके से मैंने बाद में पिचिंग करना सीखा यूट्यूब से देख के वगैरह वगैरह, तो एक ये एक प्लस पॉइंट था कि मैंने सब जगह हाथ मतलब ट्राई करता रहा, हार नहीं मानी, मतलब पिच करता रहूँ, कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएगा। और जिस तरीके का जॉनरा है उस तरीके से लोग लिखते नहीं आजकल, और जिस तरीके से मैंने उसको पिच किया है कि मॉडर्न ट्विस्ट विद माइथोलॉजी, तो वो एक फैक्टर हो सकता है मेरे लिए स्टैंड आउट करने के लिए, कि अगर मैं इस एज पे अगर इस मॉडर्न जनरेशन को लेके और माइथोलॉजी को मिक्स करके अगर कुछ पिच कर पा रहा हूँ, जो मुझे लगता है काफ़ी रेयर है आजकल के टाइम पे, तो वो एक हेल्प आउट फैक्टर है कि जो मेरी बुक को आउटस्टैंड कराता है। ओके। और क्या है पिचिंग के स्टेप्स? अगर मुझे मेरी बुक लिखनी है और मैंने बुक लिख भी दी है, हाँ, और मुझे पब्लिशर्स को पिच करना है या फिर डायरेक्टर्स को, किसी स्टोरी लिखी हुई है मैंने, ओके, तो कैसे पिच कर सकते हैं आप? इतने बड़े नाग अश्विन, जैसे आपने कल की का हाँ, बताया, ठीक है, तो आप नाग अश्विन तक पहुंच गए हैं। फिर जो अभी महाअवतार नरसिम्हा, बहुत ही ज्यादा फट चुकी है वो मूवी, हाँ। और उसी के सीक्वल के ऊपर अगर आप लिखने वाले हो, तो कैसे पिच करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट कांटेक्ट निकालना ज़रूरी है कि आपको वहाँ तक पहुँचाया कैसे जाए, कि डायरेक्ट इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स ऐसा तो है नहीं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, तो आपको पहले तो स्टेप्स जानने पड़ेंगे, सबको अपनी अपनी पिच देनी पड़ेगी। जैसे कि एक ये मेरी बुक है, इसकी मैंने शॉर्ट समरी बना के रखी है, 1-1.5 पेज की, जो मैं उनको अटैच करके भेजता हूँ मेल पे। जो रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से वापस अपने मेल को चेंज करता हूँ, अगले आंसर्स को प्रिपेयर करता हूँ। तो उस हिसाब से काफ़ी हेल्पिंग है, और पब्लिशर तक पहुँचाना भी एक बुक लिखने से ज़्यादा बड़ा टास्क तो मुझे पब्लिशर तक पहुँचाने वाला लगता है। अच्छा। हाँ, कि बुक लिख तो दी है, लेकिन अब लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ? तो वो पब्लिशर तक पहुँचाना काफ़ी हार्ड है, और आपको सही कॉन्टैक्ट, सही एजेंसी, सही पार्टनर चूज़ करना वो काफ़ी हार्ड है। वो एक मेन फैक्टर है जो आपकी बुक को लोगों तक पहुँचा पाते हैं, और वहीं पे अगर आप थोड़ा लेज़ी कर गए तो पूरी मेहनत पानी में काइंड ऑफ। और अभी तक कितनी कॉपीज सेल आउट हुई है? अभी तक डैशबोर्ड मेरे पास अवेलेबल तो नहीं हुआ, एपीआई इंस्टॉल हो गया, नेक्स्ट वीक शायद डैशबोर्ड मेरे पास आ जाएगा, ऑथर डैशबोर्ड,
उसमें लिखा रहता है कि आपकी कितनी कॉपी सेल हुई है, आपका कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो ओके सारी चीज़ें ओके। तो रफली पता होगा कि रफली। अभी लास्ट वीक की बुक है तो काइंड ऑफ 20-25 सेल हो चुकी है। सेल हो चुकी हाँ, है? मतलब अभी रिसेंटली आपने कौन से डेट को पब्लिश की? मैं ये जून जून। 29 को पब्लिश हो चुकी थी, ओके पिच हो गई थी, और इसको पब्लिश होने में 14 डेज लगे, ओके। और ये आई थिंक 25 जुलाई को आउट हो गई थी बुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब जगह। सब जगह हाँ पे आप इस बुक का सेकंड पार्ट भी लिख रहे हो? हाँ, सीक्वल। ठीक है, सीक्वल लिख रहे हो। सो सेम पार्थ की स्टोरी कंटिन्यू है? पार्थ की स्टोरी भी है, स्पॉइलर नहीं दूंगा, हाँ हाँ, नहीं लेकिन स्पॉइलर नहीं हाँ, चाहिए बट पार्थ की स्टोरी में लेकिन एक ट्विस्ट है कि पार्थ मैरिड है, और अश्वत्थामा और पार्थ के बीच में काफ़ी दूरी बढ़ गई है, तो उस दूरी को कनेक्ट करने के लिए पार्थ का जो लड़का होगा, तो वो एक मेजर कैरेक्टर रोल प्ले करेगा अश्वत्थामा पार्थ को मिलाने में, और एक ऐसा ट्विस्ट है जो काइंड ऑफ पार्थ का लड़का और अश्वत्थामा मिल के फेस करेंगे। ओके, वेरी नाइस। और एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इस बुक में आपको थोड़ा चेंजेस करना था, अगर छपने के बाद आपको लगा है कि ये चेंज होता तो और भी बेहतर होता? मैं अभी जो चाहूँ तो मेरे को लगता है कि मैं अश्वत्थामा की बैक स्टोरी और दिखा सकता था, अश्वत्थामा के बॉन्ड से लेके, बट जो सिनेमैटिक रिदम था तो उसमें बीच में इंटरप्ट करना, मुझे ट्रांजिशन लाना थोड़ा हार्ड लग रहा था, मतलब अगर बीच में स्विच कर दिया तो मतलब वो कैरेक्टर फ्लो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उस वजह से मैंने उसको रहना दिया। लेकिन अगर फ्लो बना तो पार्ट 2 में थोड़ा रिकैप देके अश्वत्थामा कैसे बना अश्वत्थामा, वो दिखाना चाहूँगा मैं। और ऐसा कोई और कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फैसिनेट करता हो, वो महाभारत का हो, रामायण महाभारत, का हो, जो आपको बहुत पसंद हो? कर्ण। अब कर्ण। इसका भी एक क्रोनोलॉजी है, अगर आप जब बच्चे होते हो तो आपको अर्जुन ज़्यादा पसंद होता है, अब मिड एज में आते आपको कर्ण पसंद होता है, हाँ। फिर अगर आप जैसे बड़े हो जाते हैं काफ़ी, मतलब आप वो 30-40, तो आपको भीष्म पितामह अच्छे लगने लगते हैं, तो ये क्रोनोलॉजी तो मुझे फैसिनेटिंग कर्ण लगता है कि उसके साथ भी बायस नहीं हुई थी, लेकिन उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, हम्म। उसी वजह से उसकी भी काफ़ी स्टोरीज है। उसके ऊपर कुछ लिखने वाला है? मे भी। मे बी। हाँ। सो जितनी भी हमने बात की वो हिंदू माइथोलॉजी पे है, ठीक है? तो ऐसी स्टोरी है जो आप सोचते हो जो अपने धर्म के अलावा किसी और टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो? धर्म माइथोलॉजी फिक्शन के अलावा एक फैसिनेटिंग मुझे लगता है हॉरर फिक्शन, जो कि अभी मैं लिख भी रहा हूँ एक, अच्छा। वो एक स्टोरी भी है, वो भी आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2027 तक में ही पब्लिश हो जाए, तो एक माइथोलॉजी और एक हॉरर वो दो मतलब कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड रहते कनेक्ट हो। हो जाएगा। एक चीज मैं पिक कर रहा हूँ वो यही है कि कहीं ना कहीं आप जो चीजें नहीं दिखती है उसके ऊपर बात करना बहुत हाँ, ज्यादा पसंद करते हो। द अननोन। द अननोन, के जो चीजें नहीं पता है, कि आसपास शायद दिखती नहीं दिखती नहीं पर है, दिखती नहीं दिखती नहीं, ओके, है, दिखती नहीं है। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। हम ये बुक भी मैं पूरी पढ़ूंगा क्योंकि आज मेरे हाथ में आई है। ओके ओके, ठीक श्योर है। श्योर। और जो दूसरी बुक आएगी सीक्वल। तब सीक्वल, तब फिर हम एक और बार बैठ के श्योर। बातें करेंगे आपके साथ उस वो ज्यादा डीप में। ओके। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने अश्वत्थामा को क्या कहते हैं ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं ग्लोरीफाई किया है, नहीं किया। ग्लोरी है पर एक स्टोरी के बेसिस पे हाँ, आपने किया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे तो इनकी असली ग्लोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, श्योर श्योर आपके आने वाले अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, श्योर। है ना? तो और आपके सीक्वल की भी हम वेट करेंगे। और जो देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट वो प्लीज इस बुक को पढ़िए, बाय कीजिए, पढ़िए इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा आपने इतने सारे एपिसोड हमारे देखे होंगे, हमने कितने भी एक्टर्स आए, कितने भी लोग आए जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस ग्रो करते हैं, अपने क्या है खुद के लिए आता है कमर्शियली। इस बुक को मैं इसलिए प्रमोट करना चाहूंगा क्योंकि 19 साल की एज में मैं ये चीज नहीं सोच सकता था और इतनी बेहतरीन तरीके से अपने थॉट को पेपर पे नहीं ला सकता था। तो जरूर मयंक भाई को सपोर्ट करो, ये बुक बाय करो, जब सीक्वल आता है तब फिर एक बार हम इस चीज को दिखाएंगे और सीखो कि कैसे इस एज में भी हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, 3-4 चीजें एक साथ कर सकते हैं। थैंक यू मयंक भाई। श्योर, थैंक यू।